कौन था मास्टरमाइंड? अमित शाह था। इधर बटन दबाओ उधर करंट लगेगा। अरे मां के दीने, तेरे को उल्टा टांग के इतने लट बजाए जाएंगे ना इस देश में। जैसे अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, ये जो भड़वे इस देश के अंदर है, ये खाना किसका खाते, रोटी किसकी खाते? पाकिस्तान से भी दिखाएं छक्को सावरकर की औलाद। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो पिल्ले हैं, कुत्ते जो हैं आरएसएस के, ये दीप सिद्धू जैसे, ये एक रात पहले आते हैं अपने आतंकवादियों को। सोच सोच के इस बात को थक गया हूं कि किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से इसका रवैया है, क्या ये देश हित में है? क्या किसान आंदोलन देश हित में है? क्या भारतीय जनता पार्टी का बिहेवियर देश विरोधी है? क्या किसान आंदोलन देश विरोधी है? क्या दिल्ली पुलिस ने जो कल किया वो देश विरोधी है? क्या किसानों ने रैली निकाली वो देश विरोधी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसान अपनी रैली निकाल सकता है, यह बात देश विरोधी है? या अमित शाह की पुलिस देश विरोधी है? या अमित शाह देश विरोधी है? कौन है देश विरोधी? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग देश हित में ही काम कर रहे हो। मान के चलिए कि जब मैं इस चीज को गहराई से सोचता हूं, जब मैं इस चीज को गहराई के हिसाब से समझने की भी कोशिश करता हूं, तो मुझे यह नहीं समझ में आता कि इतने सारों में से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, किसान, दिल्ली पुलिस, आखिर देश विरोधी कौन है? कोई एक तो है। यह तो नहीं हो सकता कि खाली किसान गलत है, इन्हीं किसानों ने सरकार बनाई है। और यह भी नहीं हो सकता कि भारत सरकार गलत है, भारत सरकार कोई कल तो पैदा हुई नहीं, इतने सालों से भारत सरकार चलती है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हमने इतनी सारी सरकारें आके जाती देखी इस देश में, हमने इतनी सरकारों को लोगों के खिलाफ और लोगों के हित में काम करते देखा इतने सालों में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे देश का अन्नदाता जो है वो इस तरफ जब अपने हकों की बात करे, हक हुकूक की बात करे, तब उसके साथ सरकार तो ठीक, सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी इस कदर मिसबिहेव करे, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। हम सब दोस्तों जानते हैं कि हिंदू मुसलमान वाद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेमस है, जानी जाती है। बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता है हिंदू मुसलमान वाद कराने का भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन किसानों को इस कदर परेशान करेगी यह भारतीय जनता पार्टी, यह सरकार, यह कतई जहन तक में नहीं आता। क्योंकि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो मनमोहन सिंह की सरकार हो या उसके पहले की सरकारें हो तो किसान के साथ खड़े होके गले में टमाटर आलू डाल करके, बैरिकेड तोड़ करके सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। और आज क्योंकि यह सत्ता में है तो इसके लिए किसान सस्ता हो गया। 58 दिन से अधिक हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किस चीज के लिए कर रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। 10-11 राउंड की जो बातें हुई हैं, जो सरकार ने किसानों संगठनों को बुला करके बातचीत करी है, इससे यह बात एकदम क्लियर, जग जाहिर, साफ, पानी की तरह साफ है कि जो 3 कानून ये भारत सरकार ने बनाए हैं वो भारत के किसानों को एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। लेकिन यह सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है वो हर हाल में जबरदस्ती बलात्कार करके किसानों का ये कानूनों को लागू करना चाहती है। क्यों लागू करना चाहती है? क्योंकि यही नरेंद्र मोदी को जो चंद टुकड़े फेंकते हैं अंबानी अदानी जैसे लोग, उनके टुकड़े चाटने के लिए ये मोदी जैसे बदतमीज लोग जबरदस्ती का कानून लगाना चाहते हैं। लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को नहीं मंजूर है।
कौन हो तुम बड़ी सरकार? हु आर यू? देश से बड़े तो नहीं हो, नौकर हो पब्लिक के। प्रधान सेवक बोलता है यह आदमी अपने आप को। अगर प्रधान सेवक बोलता है तो अर्थात सरकार लोगों की सेवा के लिए होती है। और जब लोग कुछ हजार नहीं, कुछ लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में जब तुम्हारे मुंह पे तमाचे मार रहे हैं मोदी कि यह चीज नहीं माननी है, नहीं मानी जाएगी, गलत है, तो ऐसा क्या तुम्हारे अंदर तेवर भरे हुए हैं कि तुम जबरदस्ती लोगों पे मनवाओ? उठा के तुम्हें लाख में लाख मारनी चाहिए, मुंह तोड़ देना चाहिए ऐसी सरकार का, कायदे से, राजनीतिक तौर पे। और अंत में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, दिल्ली पुलिस के मान जाने के बाद, जब किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली निकाली, बिल्कुल निकाली, उनका अधिकार था जो सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं छीना। जब उसको निकाला तो यह बात निकल के आती है कि दिल्ली की पुलिस ने उन सड़कों को सही तरीके से बैरिकेड नहीं किया जहां किसानों को नहीं जाना था। कहने के लिए तो कानून सबको पता है, क्या दिल्ली पुलिस के अकल में पत्थर पड़े थे? क्या मंसूबे थे इस अमित शाह की दिल्ली पुलिस के? क्योंकि अगर एक रूट आपने बनाया है जो कुछ किसान संगठनों ने मान्य रखा है, कुछ ने नहीं मान्य रखा है, उसको रख दीजिए साइड में। लेकिन जब आपको पता है कि लाखों लोग जो कि दिल्ली के नहीं हैं, बाहर से आएंगे, रूट को फॉलो करना है, जैसे आप 26 जनवरी की परेड के लिए रूट बनाते हैं तो बाकी सारे रास्ते आप बंद कर देते हैं, तो आपने इन रास्तों को सही तरीके से बैरिकेड क्यों नहीं किया था? क्यों डायरेक्शन फाइंडिंग आपने लोगों को हेल्प करने के लिए नहीं लगाई थी कि जो किसान अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली में आएगा, कोई लाजपत नगर या चांदनी चौक से तो नहीं आने वाला था, बाहर से आने वाला था, लोकल तो नहीं था, बाहर का था, तो आपने उन लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए कि आपका रूट फला है, बाकी रूट बंद है, क्या आपने किया था? कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, क्योंकि आपके मंसूबे थे इस पूरी की पूरी किसान रैली को बदनाम और बर्बाद करने के। दिल्ली पुलिस, तुम्हारे मंसूबे थे, इसलिए तुमने सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं करी। जो बाहर से लोग आए, जहां रास्ता खुला मिला वहां चल दिए। अब जब वो जहां चल दिए, तब तो उन पे वाटर कैनन दागोगे, आंसू गैस के गोले दागोगे, बंदूक चलाओगे और उनके साथ फ्रिक्शन करोगे। अबे दिल्ली पुलिस हो या कोई छमिया हो जिसको ये नहीं पता कि 100 रुपए के नोट पे नाचा कैसे जाता है? मजाक बना रखा है तुमने दिल्ली पुलिस का। है तुम्हारा कमिश्नर, एक चाटा उसको भी पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन एक चाटा भारत सरकार को इस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के चाटा खींच के मारना चाहिए कि जब पता है कि लाखों लोग बाहर से आएंगे, इतना गर्मा गर्मी और गहमी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, सबको, पूरी दुनिया को मालूम है, तो तुमने सही इंतजाम क्यों नहीं किए? नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं तमाचा पढ़ना चाहिए? कौन मारेगा सरकार में से इस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के तमाचा? एक तमाचा तो मारना चाहिए, यह खींच के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह होता है कि एक हरामजादा दीप सिद्धू, जो कि सनी देओल का आदमी है, जो कि धर्मेंद्र देओल एक्टर का आदमी है, जो कि हेमा मालिनी के लोग हैं, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के या तो सांसद रहे या है। धर्मेंद्र देओल, उसका बेटा सनी देओल और उसकी सौतेली मां हेमा मालिनी, इन लोगों का यह आदमी है दीप सिद्धू। ये एक आतंकवादी के साथ खुद भी आतंक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मंजूरी से, भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में यह कुत्ता दीप सिद्धू दिल्ली में आता है, सिर्फ एक रात पहले उस बॉर्डर पे, और यह कुत्ता लोगों के साथ मिल जाता है जस्ट बिकॉज वो सिख है, और अपने गुंडे और अपने आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के ये लेके आता है।
अब आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की मां है आरएसएस। आरएसएस में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी हैं। तो ये साले ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो पिल्ले हैं, कुत्ते जो हैं आरएसएस के, ये दीप सिद्धू जैसे, ये एक रात पहले आते हैं अपने आतंकवादियों को लेकर के और ये घुस जाते हैं उस पूरे मार्च में। और ये जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने जो सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की थी, जिस वजह से किसान, आम किसान जो प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन में बैठा था, जो ट्रैक्टरों को लेके आया था, वो अलग अलग रास्तों में बिखर जाता है। और ये कुत्ता दीप सिद्धू, ये हरामजादा, ये आगे चला जाता है उन जगहों पे जहां पे आम किसानों को जाना चाहिए था। और वहां से आप मान के चलिए कि दिल्ली पुलिस इतनी नालायक है कि जाने देती है इस हरामजादे को। कहां तक? लाल किले तक। सारे वीडियो बाहर आ चुके हैं, सारे वीडियो आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस में इतनी क्षमता नहीं थी कि इस हरामजादे को रोके, इसने जाने दिया। ये सब मिली भगत है। ये मिली भगत में दिल्ली पुलिस ने इसको वहां तक जाने दिया, लाल किले तक। और इस दीप सिद्धू और उसके आतंकवादियों ने, आतंकवादी दीप सिद्धू और उसके आतंकवादियों ने जानबूझ करके लाल किले पे वो बदतमीजी करी, वो देश विरोधी काम किया कि जो नहीं करना चाहिए था। सबने देखा, सबने देखा। देश विरोधी इसलिए कहता हूं क्योंकि जब किसी एक धर्म को लेकर के प्रोपागेंडा किया जाता है तो हम सब उसको गलत मानते हैं। ये जानबूझ के दीप सिद्धू ने वो वीडियो है भैया, सबके पास आ चुका है, आप लोगों ने देखा हुआ है, उस जगह निशान साहब को इसलिए लगाने की कोशिश करी ताकि सिखों का माखौल उड़े और सिखों के खिलाफ एक पूरी की पूरी मुहिम सरकार शुरू करे। इस हरामजादे कुत्ते दीप सिद्धू ने यह किया। भारतीय जनता पार्टी का है, सनी देओल का आदमी है ये। इन हरामजादों की ये जानबूझ के की गई हरकत है। और फिर उसके बाद जब आम सिख वहां पे खड़े थे, किसान, ये भी वीडियो है, वो उसको उतारने के लिए कह रहे थे, उस चीज को निशान साहब को उतारने के लिए कह रहे थे कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कायदे से मना कर रहे थे वहां पे कि इस तरीके से ये बदतमीजी ना करो। एक आम किसान, हजारों किसान मना कर रहे थे, पर ये हराम के जने दीप सिद्धू जैसे भारतीय जनता पार्टी के टट्टे, ये कुत्ते की औलादे, ये वहां पे यही कर रही थी। क्योंकि इनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसों ने कहा होगा कि जाओ, जा करके सिखों का और किसानों का जो आंदोलन है उसको विफल करो। पुरानी आदत है नरेंद्र मोदी की, 2002 भूल गए? कौन था मास्टरमाइंड? यही नरेंद्र मोदी था। सब जानते हैं मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, कौन था मास्टरमाइंड? सब जानते हैं पिछले साल 2020 के दिल्ली दंगे जो हुए, कौन था मास्टरमाइंड? अमित शाह था। इधर बटन दबा उधर करंट लगेगा। अरे मां के दीने, तेरे को उल्टा टांग के इतने लट बजाए जाएंगे ना इस देश में, क्या करेगा? मुझे अरेस्ट करेगा, तुम मुझे अरेस्ट करेगा अमित शाह, ये पूरा देश आकर के तेरे को उखाड़ के फेंक देगा। समझ गया? साला कुत्ता पंथी की हाथ धोती है, मजाक बना रखा है। 303 सीट क्या मिल गई, तुम जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ रहे हो, उखाड़ के फेंको इन गलों को, कुत्ते की औलादों को। साला देश का सत्यानाश कर रखा है। 1948 में पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे, 1950 में जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जब वो गवर्नर जनरल थे, वो 1948 में ही उन्होंने कह दिया था कि ये आरएसएस वाले जो हैं ये बहुत हरामी हैं। उनका पत्र है मेरे ख्याल से 15 मार्च 1948 का। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बाद में राष्ट्रपति रहे पहले, वो तब गवर्नर जनरल थे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा था। 15 मार्च 1948 की बात है, अगर तारीख सही याद है मुझे तो। उसमें यह लिखा था कि आरएसएस वाले देश विरोधी हैं। ये आरएसएस वाले कई सारे हिंदू बुरखों में और मुसलमानों के कपड़ों में जानबूझ के जाकर के मुसलमानों और हिंदुओं पे अटैक करेंगे ताकि हिंदू और मुसलमान फसाद हो और आगे चल के हिंदू मुसलमान झगड़ा हो। 1948 से इनकी हरामजादापंथी शुरू होती है, कल से नहीं। यह डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद का लेटर है, पहले पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
15 मार्च 1948 का, तभी मालूम चल गया था कि ये कुत्ते की औलाद है सारे के सारे। और तब से लेकर के अब तक ये सच साबित होता आ रहा है। महात्मा गांधी को मारने के बाद भी इन लोगों ने चैन नहीं लिया, मुसलमानों के कपड़े पहन के हिंदुओं पे अटैक किया ताकि हिंदू भड़के, और उसमें कुछ हिंदू खुद भी थे जिन्होंने मुसलमानों पे अटैक किया ताकि मुसलमान भड़के। ये 1948 से हरामजादा उत्पत्ति करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी या बाद में, और अगर आप में से कोई भी आरएसएस का है, मेरे सामने आना, एक चांटा खींच के मारूंगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? मुझे गोली मार दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज में इतनी दम होगी ना, तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े हिला देगी। अबे कहीं तो कुत्तापंती बंद करो। हमको याद है जनवरी 2020 क्या हुआ, कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर का। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी केस उनके ऊपर किया? छक्के। और अब वही होगा कि दीप सिद्धू पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि ये देशद्रोही आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी है। कौन है? देश विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी, देश तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है ये। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं ना, एक साइड खड़ा कर दो। अब तुम लोग यही चाहते हो ना, अब तुम लोग यही चाहते हो, अरे पुलिस और फौज देख लेंगे। तुम यही चाहते हो ना कि फ्रिक्शन हो, झगड़ा हो। तारीख पक्की करो। आओ मंगल पांडे तुमको भी दिखाएं छक्को सावरकर की औलादो। एक तारीख तुम पक्की करो मिस्टर मोदी, जब तुम्हारे सारे के सारे खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के एक साइड खड़े होंगे, और दूसरे साइड इस देश के सूरमा खड़े होंगे। तुम्हारी मां की आंख नहीं कर डाली इस देश ने, उठा के पाकिस्तान नहीं फेंक दिया तुम कुत्तों को, तो देखना। ये डरना बंद करो बाकी हिंदुस्तानियों के, साले संगी आ जाएंगे, लट बजाएंगे, उठा के खींच के मारना सेल्फ डिफेंस में। बहुत प्यार से, तमीज से पेश आके भारत थक चुका है इनसे। या फकिंग टायर्ड ऑफ दिस, ब्लडी टायर्ड ऑफ दिस। और वो छक्के मीडिया वाले बिठा रखे तुमने तुम्हारा प्रोपेगेंडा करने का। लोग तो हंसते हैं उस पे, वेयर इज अर्नब गोस्वामी, किसके पिछवाड़े में घुसा है, दिखता भी नहीं है, रोज टीवी पे आता है, कभी बाहर आएगा तो बंबई पुलिस पकड़ के ले जाएगी। एक वो है, कौन सा चौदसिया, नहीं सॉरी चौरसिया, वो चूतियों की तरह उछलता रहता है जो है, दीपक चौरसिया। उसका नाम दीपक नहीं होना चाहिए था, अंधेरा चौरसिया होना चाहिए था। एक वो है सुधीर तिहाड़ी। ऐसे कितने चूतिए पाल रखे तुम लोगों ने, और तुमको लगता है देश पे कोई असर होता है? देश पे कोई असर नहीं होता है। देश माखौल उड़ाता है ऐसी सरकार का। दोस्तों एक चीज याद रखना, आतंकवादी है भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है? गूगल खोलना, सबके पास गूगल है, गूगल खोलना, लिखना डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म या लिखना डिफाइन टेररिज्म। उसका बहुत प्यारा सा जवाब 1-2 लाइन का आएगा। एनी पॉलिटिकल एंटिटी और गवर्नमेंट when uses force, could it be military or police, against local citizens, peasants, for political gains is called terrorism. ये जो आपको बेवकूफ बनाते हैं ना, कश्मीर में आतंकवाद और फलाना आतंकवाद, वो आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद की रियल डेफिनेशन गूगल में छपी हुई है, खाली गूगल करना, इतना छोटा सा डिफाइन टेररिज्म। पहली बार आप लोगों को जानकारी मिलेगी जो सालों साल से है, लेकिन क्योंकि आपको बताया नहीं जाता, ना मीडिया बताते, ना लोग बताते, ना कानून बताता है, ना आपको सरकार बताती है, मैं बताता हूं। लिखिएगा एक बार डिफाइन टेररिज्म। टेररिज्म का फिर से मैं मतलब बता दो, मुंह जबानी याद है मुझे। एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एंटिटी यूजिंग फोर्स अगेंस्ट पीजेंट्स, सिटीजन्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स इज कॉल्ड टेररिज्म। तो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी हुआ,
उससे थोड़ा सा छोटा अमित शाह हुआ। ये भारत सरकार आतंकवादी हुई फिर तो, डेफिनेशन के हिसाब से। नरेंद्र मोदी, तू इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। तू फोर्स यूज करता है इस देश के लोगों को परेशान करने के लिए। किसानों को तूने मारा कैसे हरामजादे, ये बता मेरे को। मारा कैसे तूने? कैसे मारा तूने? किसको पूछ के मारा? अनाज खाना बंद कर देना। नरेंद्र मोदी, तू दामोदर की अगर औलाद है तो आज के बाद तू इस देश का अनाज नहीं खाएगा, क्योंकि ये किसान इस देश का अनाज उगाता है। समझ गया नरेंद्र मोदी? और नहीं तो तू दामोदर की औलाद नहीं है। तू दामोदर की औलाद नहीं है अगर तूने इस देश का अब अनाज खाया तो। समझ गया नरेंद्र मोदी? अगर तू दामोदर दास मोदी की औलाद है तो आज के बाद इस देश का अनाज नहीं खाएगा, कहीं का भी खा जाके, क्योंकि तेरी वजह से यहां किसान मर रहा है। 100 से ज्यादा किसान बॉर्डर्स पे दम तोड़ चुके हैं। एक किसान जो अपना ट्रैक्टर लेके आईटीओ पे आ रहा था, तेरे पुलिस वालों ने, अमित शाह की पुलिस ने उसके अंदर बैरिकेड घुसेड़ दिया, इसलिए वो पलटी खाया और इसलिए उस नवनीत सिंह की मौत हुई। पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड अंदर घुसेड़ दिया था। देख साले वीडियो जाकर के। और किसी भी संगी को अगर परेशानी है कि मैंने नरेंद्र मोदी को गाली दी, जा केस कर दे मेरे पे, जा जा जा। तेरे छक्के बहुत देखे साले। कुछ वोट क्या पाल के तुम अपनी सरकार बना लोगे? बनाओ सरकार, तुम साले नौकर हो इस देश के। हिम्मत कैसे होती किसानों पे हाथ उठाने की? और दिल्ली पुलिस छक्को हो गए हो तुम लोग। बहुत सम्मान करता था मैं दिल्ली पुलिस का, तो तुम लोगों ने छक्कापंती दिखाई किसानों पे हाथ उठा के। पिछले साल मुसलमानों पे हाथ उठाया, वहां तक मुझे समझ में आता था, तुमको आदेश था। याद है ना दोस्तों, जब अहमदाबाद पुलिस ने औरतों को जाके लाठी मारी थी, तो मैंने ये कहा था अहमदाबाद पुलिस को, आके मैं तुम्हारे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर आर के अमीन को शाहपुर पुलिस इंस्पेक्टर में वही ठोक दूंगा। और मैं ठोक भी देता, इसके पहले वो गायब हो गया। औरतों पे हाथ कैसे उठाया? उसी तरीके से कल दिल्ली पुलिस, जो मेरे इतने सम्मान की बात करता हूं मैं हमेशा, तुमने अन्नदाता पे हाथ उठाया। किसके ऑर्डर मान के? नहीं, किसके ऑर्डर मान के? उस छक्के अमित शाह के ऑर्डर मान के? उस तड़ीपार हिजड़े अमित शाह की तुमने बात मानी कि तुमने किसानों पे मारा? रे दिल्ली पुलिस, इतने इज्जत की चीज थी भैया तुमने किसानों पे हाथ उठाया, तुमने किसानों पे टीयर गैस मारा, तुमने किसानों पे गोली चलाई, तुमने किसानों पे लठ चढ़ाए, और फिर रोते हो कि तुम पे उन्होंने मारा। दिल्ली पुलिस, वी लव यू। क्या किया तुमने यार? ये मत खाना दिल्ली पुलिस वालों, आज से तुम इस देश का अनाज मत खाना। इस देश का अनाज नहीं खाएगा एक भी दिल्ली पुलिस वाला। अगर एक बार एक भी देश के जवान ने या दिल्ली पुलिस के जवान ने अगर आज के बाद अगर इस देश का उगाया अनाज खाया, दिल्ली पुलिस वालों, तुम पाकिस्तानी कहलाओगे। तुमने अनाज उगाने वाले किसान पे हाथ उठाया। अबे क्या कर लेते? वो शांतिपूर्वक आए थे, शांतिपूर्वक चले जाते। दिल्ली पुलिस कमिश्नर दम नहीं है कि तुम दीप सिद्धू के सामने केस कर सको। तुम अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे हराम के औलादों को तुम पकड़ सको। तुम देश की नौकरी करते हो, दिल्ली पुलिस हो, इतनी माननीय सम्माननीय सलूट करने लायक, या छक्कों की औलादे हो तुम? बताओ। मुझे तो छक्कों की औलादे लगते हो तुम लोग। अब मैं आम दिल्ली पुलिस वाले को बिल्कुल सम्मान कर रहा हूं, कांस्टेबल हो, इंस्पेक्टर हो, बिल्कुल सम्मान नहीं है, उनके बारे में ये बातें नहीं है, क्योंकि वो तो जो ऑर्डर आएगा करेंगे। पर ये जो ऊपर ऊपर आईपीएस बिठाती हैं बड़े बड़े छक्के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी कांस्टेबल जितने भी हैं, इंस्पेक्टर, सब सलूट है सर आपको तो जो ऑर्डर मिलेगा आप करोगे, बिल्कुल सम्माननीय है। लेकिन ये जो बड़े बड़े कमिश्नर बिठा दिए, ये छक्के
के दिल्ली पुलिस के, इनका क्या किया जाए? आपको तो ऑर्डर मानना पड़ेगा नीचे के लोगों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एक कमिश्नर जैसे जो रंडी के बैठे हैं अमित शाह के भड़वे के वजह से, और जिसकी वजह से आप कांस्टेबल्स जो रोती आंखों से इन किसानों पे गोली चला रहे थे या टीयर गैस चला रहे थे, उनके लिए तो मेरे दिल में बहुत प्रेम है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन ये भड़वे कमिश्नर वमिश्नर टाइप के लोग कहां से आ जाते हैं यार, पॉलिटिशियंस की नौकरी करने के लिए? किसान पे हाथ उठाते हैं, बताइए खाना किसका खाते हैं? नहीं सोचो, ये कमिश्नर जैसे, अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, ये जब भड़वे इस देश के अंदर हैं, ये खाना किसका खाते? रोटी किसकी खाते? पाकिस्तान से आता है क्या इनका अनाज? नहीं, पाकिस्तान से आता है तुम्हारा अनाज। तो किसान पे हाथ कैसे उठाता है मोदी? तेरे पे दो तमाचे मारने चाहिए नरेंद्र मोदी। किसी दिन तूने कहा था ना चौराहे पे बुला लेना, आ चौराहे पे, तू बोल उस चौराहे पे तेरी फौज लेके आ। भड़वे तेरे में दम हो तो आ। साले अकेला बैठ के वहां लोगों को कहानी सुनाता है। नरेंद्र मोदी भड़वे, तेरे में दम हो तो अपनी बात पे रहे, आ चौराहे पे, देख मेरे सामने। साबित ना कर दिया कि तू 56 इंच का छक्का है, किसानों पे हाथ उठाता है। देश तोड़ना ही है नरेंद्र मोदी, अगर तुझे तो साफ बता दे। तेरे इतने चिथड़े उड़ाए जाएंगे ना कपड़ों के, नंगा भागेगा तू, नंगा। लिखवा ले, निशांत वर्मा की जुबान है। तू देश तोड़ रहा है ये एक बार मुंह से बोल दे, क्योंकि तू वंदे मातरम बोलने के लायक नहीं है, तू भारत का नाम लेने लायक नहीं है, तू देश विरोधी हरामजादा है। जिस मां के दीने को तकलीफ है कि प्रधानमंत्री के लिए बोला, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इज्जत है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे भड़वे को इतना चांटा मारा जाएगा जब वो चौराहे पे आएगा। उसी ने कहा था बुलाओ चौराहे पे, इतना चांटा खींच के मारेंगे ना। क्यों अब फटी संघियों तुम्हारी फटी कि मोदी जी के लिए ऐसे मत बोलो, मेरा प्रधानमंत्री है। और तुमको लगता है इकोनॉमी कहां है, नौकरी कहां है, कोरोना कहां है? 1 करोड़ से ज्यादा तुम्हारे बीमार हो गए, जीडीपी कहां है? इस देश के अंदर रहने वाला हर इंसान फकिंग परेशान है। और किसान जो कि इस देश का अनाज उगाता है, जो आज कल परसों आप लोग भी खाना खाओगे उसी का, और ये साले कुत्ते भी खाएंगे उसी का। तो कुत्ता बोलना भी गलत है, कुत्ते की बदनामी है भैया। कुत्ता बहुत अच्छी चीज होती है। युधिष्ठिर जी ने कहा था इंसान का सबसे प्रिय मित्र कुत्ता होता है। ये तो सुअर है साले, सुअर। ज्यादा क्या कर लेंगे, मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। ये देख रहे हो उंगली कौन सी वाली, सेंटर, मोदी के बम। ऐसे छक्कों की वजह से कौन परेशान होता है? और आप लोग भी यार बिल्कुल नपुंसकता की हद कर दी है यार। माफ करना दोस्तों, ये देश जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। ये देश जो है मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है, अशफाक उल्लाह खां के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्मदिन और बरसी पे तो बड़ा सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, और ऐसे छक्के सावरकर की औलादों को आप लोग इस देश में काम करने देते हो, इस देश को बदनाम और बर्बाद करने के लिए। यही बचा है आप लोगों का देशभक्ति। और जहां तक संघियों की बात है, भाड़ में गए साले, होंगे 1-1.5 करोड़, हम 130 करोड़ है। जिस दिन सामने आए ना लठ उल्टा लेकिन अब ये बातें बहुत हुई। अब किसान पे जो हाथ उठाया है, किसान को जो मारा है, किसान के साथ जो बदतमीजी करी है, क्योंकि हम सब किसान के ऋणी हैं। जैसे इस देश को हम मां बोलते हैं, जैसे हमें जिस मां ने पैदा किया उसके हम ऋणी हैं, रोज जिसका खाना खाते हैं उसके भी हम ऋणी हैं।
हैं, हम ऋणी हैं। ये चूतिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नहीं होंगे, हम हैं, बिल्कुल है। और ये दीप सिद्धू जो कुत्ते की औलाद है, इन लोगों को सीधा करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी थी, है, और इस देश से इसको निकालना है।